गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं श्री भगवान एक बार फिर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो अपना पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 से कि इस आकृति में AB और CD एक वर्त की दो जीवाएँ हैं, यानी आकृति इसने साथ में दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले अपने को क्वेश्चन को बहुत सावधानीपूर्वक एक एक लाइन पढ़ के और फिर हल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक वर्त है, इसमें AB और CD दो जीवाएँ इस प्रकार है, यानी कि ये AB जीवा ले लिया अपन ने और एक जीवा CD, यानी ये जीवा है अपने पास CD, और दोनों किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं? क्वेश्चन में कह रखा है जो E पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन में दिए हुए डायग्राम को पहले यदि आप सेम टू सेम उतार लोगे तो क्वेश्चन को समझने में कठिनाई होगी। इस कारण क्वेश्चन को लाइन टू लाइन समझना होगा कि डायग्राम में यानी एक वर्त में AB और CD दोनों जीवाएँ बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं और इसमें केंद्र दे रखा है O। अब सिद्ध क्या करना है कि कोण AEC, ध्यान रहे कोण AEC अपने पास ये है, कोण AEC यानी AEC, कोण AEC इक्वल टू 1/2 इंटू कोण AEC इक्वल टू 1/2 इंटू चाप CXA। अब आप देखोगे चाप CXA कहाँ पर है? CXA यानी यहाँ पर X लिख के दिया गया है, यानी चाप CXA बनी अपने पास ही है। चाप CXA द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। तो केंद्र पर कौन सा कोण बना रखा है? केंद्र पर ये वाला कोण बना रखा है, यानी चाप के दोनों अंत्य बिंदुओं को अपन केंद्र से मिला देंगे तो चाप CXA द्वारा केंद्र पर बने हुए कोण का नाम कहलाएगा कोण AOC, यानी कोण AOC प्लस चाप DYB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। दूसरी चाप अपने को दे रखी है DYB, अर्थात DYB यानी कि ये चाप, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा बनेगा? अपन इस चाप के दोनों अंत्य बिंदुओं को केंद्र से मिला देंगे, यानी DYB ये कोण बनेगा, जिस कोण का नाम क्या होगा? कोण BOD बोल सकते हैं अपन, यानी कोण BOD, कोण BOD, यानी अपने को ये बात सिद्ध करनी है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत सावधानी बरतनी है कि अपने को क्या करना है वो पहले से ही समझ के दिमाग में सेट रखें, उसके बाद क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है वो चीज़ ध्यान में रखें। यानी अपने को ये वाला कोण लेना है कि कोण AEC, इसको सिद्ध करना है इन दो कोणों के योगफल के आधे के बराबर। तो अपने को एक दिमाग में ये बात सेट रखनी है कि हम इसमें कोई ऐसी रचना करेंगे कि हमें एक ऐसी त्रिभुज प्राप्त हो जाए जिसमें कोण AEC बहिष कोण कहलाए। तो कोण AEC बहिष कोण कहलाए, इस प्रकार के एक त्रिभुज को बनाने के लिए अपन ने क्या किया? रचना में BC को मिला दिया, और रचना में BC को मिला देने के बाद अपन कुछ नियम लगाएंगे। तो एक बार पहले तो ये रचना है कि भाई BC को अपन ने मिला दिया, फिर उसके बाद अपन नियम लगाएंगे, यानी चैप्टर नंबर 12 में आपने कुछ नियम सीखे हैं कि यदि किसी वर्त में ये कोई चाप है AB पर में भी है ये अपने पास केंद्र O, ये इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण है, अर्थात कोण AOB, और इसी चाप द्वारा वर्त के किसी अन्य भाग पर स्थित बिंदु पर बनाए गए कोण का नाम है कोण ACB। तो इन दोनों कोणों में क्या संबंध होता है? यानी आधे दुगने का संबंध होता है, अर्थात अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये कोण इस कोण का दोगुना होता है। अपने पास प्रमेय भी होती है कि सिद्ध कीजिए किसी चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर बना कोण वर्त के शेष भाग पर स्थित बिंदु पर बने कोण के दोगुना होता है, अर्थात कोण AOB बराबर 2 इंटू कोण ACB। यानी अपन इस क्वेश्चन को हल करते हुए अपने इस प्रमेय को काम में लेंगे। तो यहाँ पर चाप CXA, इसके द्वारा केंद्र पर बने कोण का नाम क्या है? कोण AOC। और अन्य भाग पर बने हुए कोण को कैसे ढूंढोगे? वापिस देखो कि चाप के दोनों अंतिम बिंदु ये हैं, तो अन्य भाग पर आप ये देख लो कि लाइनें कहाँ पर जा रही हैं। तो लाइनें दोनों जा रही हैं, यानी कहाँ पर कोण बनाया? बिंदु B पर कोण बनाया, जिस कोण का नाम क्या है? ABC है। इसी प्रकार दूसरी चाप DYB, उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण का नाम क्या है? BOD। और अन्य भाग पर बने कोण का नाम देखेंगे अपन तो चाप के दोनों अंतिम बिंदुओं को किसी अन्य भाग पर लेके जाएंगे तो कोण अपने पास कौन सा बना?
कोण ये बना, अर्थात कोण BCD। तो इस प्रमेय को इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हल करते समय क्या लिखना होता है कि दिया है, सिद्ध करना है, फिर रचना, फिर उत्पत्ति या प्रमाण। तो सबसे पहले अपन ने आकृति बना ली। आकृति बनाने के बाद अपन क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में लिखेंगे दिया है। दिया है में क्या लिखा जाता है बच्चों कि क्वेश्चन में जो बात दे रखी है उसको सेम टू सेम लिखते हैं, यानी कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि वर्त में AB और CD दो जीवाएं बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी वर्त में जीवाएं AB और CD बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अब अपन लिखेंगे अपने को सिद्ध क्या करना है, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अपने को क्या सिद्ध करना है क्वेश्चन में बोल रखा है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा भाषात्मक रूप बोल रखा है, उसको अपन चेंज कर लेंगे। यानी अपने को सिद्ध करना है में दे रखा है कि कोण AEC बराबर, यानी कोण AEC कौन सा, ये वाला कोण, अर्थात AEC ये कोण किसके हाफ के बराबर, यानी 1/2 इंटू चाप CXA द्वारा केंद्र पर बना कोण। एक बार डायग्राम में वापस देखें कि चाप CXA कौन सी है, चाप CXA, यानी इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। चाप के दोनों अंतिम बिंदुओं को केंद्र पर लेके आओ और कोण का नाम पता लगा लो कि कोण AOC, कोण AOC प्लस दूसरी चाप अपने पास कौन सी दे रखी है, प्लस चाप DYB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो चाप DYB हमने डायग्राम से चेक करी और उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण ढूंढ लिया, अर्थात BOD, कोण BOD। ये बात अपने को सिद्ध करनी है। अब अपन तीसरा स्टेप क्या करते हैं, रचना। रचना इस क्वेश्चन के लिए मैंने बताई कि दिमाग में क्या बात रखेंगे कि हम इस क्वेश्चन में एक ऐसा काम करेंगे कि जो कोण हमें सिद्ध करना है, यानी कोण AEC अपने को सिद्ध करना है, तो वो कोई ऐसी रचना करेंगे कि किसी त्रिभुज में जो सिद्ध करने वाला कोण है वो बहिष्कोण बन जाए। अर्थात हम BC को यदि मिला लेंगे तो अपने पास कौन सी त्रिभुज बनेगी, BEC त्रिभुज बनेगी, तथा BEC त्रिभुज में कोण AEC बहिष्कोण कहलाएगा। क्वेश्चन को सिद्ध करने में आसानी रहेगी बेटा इस चीज़ से। तो रचना में क्या किया अपन ने, BC को मिलाया, BC को मिलाया। अब उत्पत्ति या प्रमाण, उत्पत्ति या प्रमाण, उत्पत्ति या प्रमाण में मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम अपन किस प्रमेय का सहयोग लेंगे, यानी अपन ने चैप्टर नंबर 12 में, वापस बता रहा हूँ एक बार, कि यदि किसी वर्त में किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण दे रखा हो, अन्य भाग पर बना हुआ कोण दे रखा हो, तो इन दोनों में, इस कोण में और इस कोण में क्या संबंध होता है कि केंद्र पर बना कोण अन्य भाग पर बने कोण का दोगुना होता है। ये अपने पास प्रमेय भी है चैप्टर नंबर 12 में। तो अपन सबसे पहले इस प्रमेय को उपयोग में लेंगे कि हम जानते हैं कि वर्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वर्त के शेष भाग पर बने कोण के समान दोगुना होता है, बने कोण के दोगुना होता है, दोगुना होता है। अतः कौन सा कोण देखेंगे भाई, इस चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का नाम है कोण AOC। कोण AOC बराबर किसका दोगुना कहलाएगा, इसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण आपने ढूंढ लिया, अन्य भाग पर बने कोण को ढूंढोगे तो A और C से
एक 2 लाइनें ले जाओ, कहाँ पर पहुंची? बी पर, अर्थात कोण ए बी सी, यानी कोण ए बी सी। अब आप देखोगे AOC केंद्र पर बना हुआ है, अन्य भाग पर बना हुआ है। ABC केंद्र वाला कोण अन्य भाग का 2 गुना होता है, अर्थात ये 2 गुना। अब इससे आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चन को लास्ट में हल करते वक्त इस ABC की कोण की जरूरत पड़ेगी, इस कारण आप 2 को यहाँ से हटा दो। तो 2 को यहाँ से पक्षांतरण किया तो क्या बना? 1/2 कोण AOC बराबर कोण ABC। इसको अपन ने 1 नंबर नाम दे दिया। इसी प्रकार दूसरा कोण आपके पास कौन सा है, या दूसरा चाप कौन सा है? दूसरा चाप है अपने पास BYD या DYB। तो इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण का नाम क्या है? कोण BOD। कोण BOD बराबर, और इसी चाप द्वारा अन्य भाग पर बने कोण का नाम क्या है? ये दोनों लाइनें गई चाप के दोनों अंतिम बिंदुओं से कहाँ पर पहुंची? C पर। तो अन्य भाग पर बने कोण का नाम होगा कोण BCD। कोण BCD। तो कोण केंद्र पर बना कोण अन्य भाग पर बने कोण का दुगना होता है, यानी ये दुगना है इसका, तो बराबर करने के लिए अपन 2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। फिर उसी प्रकार से अपन क्या करेंगे कि कोण BCD का मान प्राप्त करेंगे। तो 2 का यहाँ पक्षांतरण किया, 1/2 कोण BOD बराबर कोण BCD। ये अपने पास समीकरण नंबर 2। उसके बाद अपन क्या करेंगे कि अपन ने स्टार्टिंग में एक रचना की थी। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि अपने को ऐसी रचना करनी है कि उस त्रिभुज में वो कोण बहिष्कोण बन जाए। तो त्रिभुज अपने पास कौन सी थी? त्रिभुज अपने पास थी BCE, अर्थात इस त्रिभुज BCE में बहिष्कोण का नाम क्या होगा? AEC। तो आप जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में, जैसे ये अपने पास त्रिभुज है, इसमें ये बहिष्कोण है, तो ये बहिष्कोण किसके योग के बराबर होता है? कक्षा 6 और 7 में ये बात आ चुकी है आपके सामने। 9 में भी आपने इस बात को सीखा है कि भाई किसी भी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण त्रिभुज के अंतः विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात त्रिभुज का बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो अपन क्या कहेंगे कि त्रिभुज BCE में बहिष्कोण कौन सा है? कोण AEC बहिष्कोण है। कोण AEC बहिष्कोण है। अतः हम बहिष्कोण को किसके योग के बराबर कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में ये बहिष्कोण है, तो अंतः विपरीत कोण कौन से हुए? कोण ये और एक कोण ये, इनके नाम लिख देंगे। अतः कोण AEC बराबर इस कोण का नाम अपने पास क्या है? ABC। कोण ABC प्लस इस कोण का नाम अपने पास है BCD। कोण BCD। अब क्या करेंगे अपन? अपने को सिद्ध क्या करना है? इस बात तक पहुंचाने के लिए अपन इसमें कुछ चेंज और करेंगे। कोण AEC बराबर कोण ABC का नाम अपन समीकरण नंबर 1 से क्या लिख सकते हैं? कोण ABC बराबर 1/2 कोण AOC, 1/2 कोण AOC प्लस कोण BCD का नाम अपन समीकरण नंबर 2 से लिख देंगे 1/2 कोण BOD, 1/2 कोण BOD। यानी ये अपन ने कहाँ से चेंज किया? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। अब कोण AEC बराबर 1/2, 1/2 दोनों में है, कॉमन ले लिया जाएगा। क्या बचा अपने पास? कोण AOC प्लस कोण BOD। अब देखेंगे अपने को सिद्ध क्या करना था। भाई क्वेश्चन में जो लिखा गया है उसके अनुसार अपने पास कोण AEC बराबर 1/2 कोण AOC प्लस कोण BOD, यानी जो अपन ने सिद्ध करना था वही अपना आ चुका, यानी इति सिद्धम। इस प्रकार से करना है बेटा। ध्यान रहे, रेखागणित से एक क्वेश्चन 6 नंबर में भी दिया जाता है, जिसके अथवा में भी क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन उसके लिए अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आप इसको शुरू से लास्ट तक वीडियो को देख के तथा समझ करके और दोबारा से खुद करने का प्रयास कीजिए। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2, जो अपने चैप्टर नंबर 3 यानी बहुपद वाले चैप्टर से लिया गया है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए। ध्यान रहे, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इस चैप्टर से अपने पास 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है।
और 3 नंबर के क्वेश्चन में कोई भी समीकरण दे सकता है और उसको किसी भी मेथड से हल करने के लिए दे सकता है। अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक समीकरण देके और उसको बोल दिया गया है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो ध्यान रहे, यदि क्वेश्चन में मेथड का नाम न दे रखा हो तो अपन क्या करेंगे, किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं। लेकिन अपनी किताब में इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड दे रखा है कि गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो अपने पास क्वेश्चन को सबसे पहले अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो लिखेंगे दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म नहीं, अपने पास द्विघात समीकरण है। दी गई द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये द्विघात समीकरण अपने पास 4x² माइनस 4a² प्लस a4 माइनस b की घात 4 और बराबर 0। बेटा इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक छोटी सी बात सीखनी पड़ेगी, फिर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बनेगा। यानी कि a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं। इसकी सर्वसमीका क्या होती है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसी से रिलेटेड यदि अपन कोई क्वेश्चन लिखें, जैसे अपने पास मान लो x² माइनस 4 हो, इसके अपने को गुणनखंड करने हो तो आप किस प्रकार करते हो। आप सबसे पहले क्या करते हो कि x² और 4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 2 की स्क्वायर, और फिर इसमें आप ये सूत्र लगाते हो यानी कि a² माइनस b², यानी आप लिख देते हो एक बार तो x प्लस 2 और एक बार लिख देते हो x माइनस 2। ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखिए कि यदि अपने पास है x², इधर 9 और इधर है अपने पास 6x। यदि अपने पास ये बहुपद है या फिर ये समीकरण है, इसके गुणनखंड करने के लिए कह दिया जाए अपने को, तो अपन किस प्रकार कर सकते हैं कि अपन जानते हैं ये पूर्ण वर्ग है यानी x², इधर ये भी पूर्ण वर्ग है यानी इसको अपन बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब बीच वाले को क्या कीजिए, चिन्ह यहाँ से देख के लगाया। अब बीच वाले को अपने को पता है a² एक साइड में है, b² बीच में क्या होता है 2ab होता है, या तो प्लस 2ab या माइनस 2ab। तो अपन क्या करेंगे 2 गुना a का मतलब ये और b का मतलब ये, यानी a का मतलब x और b का मतलब 3, अर्थात 2ab लिखते ही आपके पास क्या आया 3 गुना x गुना 2 अर्थात 6x, यानी वही आ गया बराबर 0। अब आप इसमें सोल्व करोगे तो किसकी सहायता से हल कर सकते हो, यानी ये आपके पास क्या है a², ये आपके पास क्या है b² और ये आपके पास क्या है 2ab। अब आपको ये सूत्र देखा हुआ लग रहा है बिल्कुल, यानी ये किसका सूत्र होता है, ये होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर का। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी की होल स्क्वायर में इसको प्रदर्शित करोगे तो क्या होगा, a का मान अपने पास x है और b का मान अपने पास 3 है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इसको बोल सकते हैं। अर्थात गुणनखंड क्या कहलाएंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, क्योंकि स्क्वायर होने के कारण उसी चीज़ को अपन 2 बार लिख सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार, यानी ये बात यदि आपके समझ में आई तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन हल करना है तो उससे पहले जो दी गई बात है वो जरूर लिखें। यानी अपने लिख दिया दी गई द्विघात समीकरण, दी गई द्विघात समीकरण अपने पास ये है। अब अपन आगे क्या करेंगे कि 4x², मैंने क्या बताया कि सबसे पहले पूर्ण वर्ग में परिवर्तित कर लेंगे, तो 4 को 2 में और x को x में, यानी 4x² को अपन क्या बोल देंगे 2x की होल स्क्वायर, क्योंकि 2 की स्क्वायर 4, x की स्क्वायर x²। इसी प्रकार इस a की 4 को क्या बोल दोगे, a की 4 को आप बोल सकते हो a² और फिर उसकी भी स्क्वायर। जानते हैं आप कि यदि पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों की आपस में गुणा होती है, तो a² पूरे की होल स्क्वायर अर्थात a की पावर 4 होगी। अब ये अपने पास फर्स्ट का स्क्वायर, ये अपने पास सेकंड का स्क्वायर। अब बीच वाला क्या है माइनस में है, तो माइनस 2ab में कन्वर्ट करेंगे तो 2 तो सर्वसमीका की सहायता से a का मतलब पहली संख्या यानी 2x इंटू 2x और इंटू b का मतलब दूसरी संख्या अर्थात a²। अब इसको अपन ने ये लिखा, इसको अपन ने ये लिखा, ये देखो एक बार वापस से 2 इंटू 2 4 a² x प्लस a4 को कैसे रिप्रेजेंट किया a² की स्क्वायर। अब बच गया b की पावर 4, तो उसको आप साइड में अलग ही लिख दीजिए और इसको अलग से रखिए ताकि क्वेश्चन में समझने में भी आसानी हो और सोल्व करने में गलती भी न हो। तो b4 को कैसे लिखें, b² की स्क्वायर
और बराबर 0। अब आपके पास आपको पता है ये फॉर्मूला किस में बना हुआ है, तो फर्स्ट की स्क्वायर प्लस सेकंड की स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि m स्क्वायर माइनस 2mn और प्लस n स्क्वायर। भाई a प्लस बी की होल स्क्वायर या a माइनस बी की होल स्क्वायर फॉर्मूला वही है, लेकिन क्वेश्चन में x था इस कारण अपन ने x y में फॉर्मूला नहीं लिया। क्वेश्चन में a भी था इस कारण अपन ने a और b में फॉर्मूला नहीं बनाया। क्वेश्चन में न x और a होने के कारण अपन ने फॉर्मूला किस में रिप्रेजेंट कर लिया, m और n में कर लिया। इस फॉर्मूले को अपन क्या कह सकते हैं कि m माइनस एन की होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपन उपयोग में ले रहे हैं ऊपर दिए गए क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के लिए यानी कि m माइनस एन की होल स्क्वायर इतने में लगेगा। m की वैल्यू यहाँ पर क्या है अपने पास 2x, तो अपन ने क्या किया 2x यानी m माइनस एन की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर यानी a स्क्वायर और इसकी होल स्क्वायर, इसकी होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर एज टीच रखा यानी सेम रखा b स्क्वायर की स्क्वायर और इक्वल टू 0। अब इसमें अपन ने देखा कि फर्स्ट की स्क्वायर यानी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ हो तो सबसे पहले क्या करते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर, फिर आप करते हो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। उसी प्रकार सेम इसमें कर रहे हैं कि ये है फर्स्ट नंबर इसकी होल स्क्वायर, ये है सेकेंड नंबर इसकी होल स्क्वायर। तो इसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई आसानी से कर सकते हैं, अर्थात फॉर्मूला क्या बना सकते हैं कि m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यदि दे रखा है तो आप क्या लिख सकते हो m प्लस एन इंटू एम माइनस एन। अब आप इस फॉर्मूले को उपयोग में लोगे तो ऊपर जो लाइन है वो कैसे लिखी जा सकती है यानी m प्लस एन यानी ये प्लस ये, तो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कैसे लिखना है, एक बार ये फिर प्लस और फिर एक बार ये। अब दोबारा से क्या, एक बार ये, अब की बार माइनस सी लगाना है और एक बार ये, तो 2x माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ये अपने क्या मिले हैं, ये अपने को दी गई द्विघात समीकरण के गुणनखंड मिले हैं। अब आप जानते हैं कि अब क्या काम किया जाता है, दो गुणनखंड प्राप्त हुए, दोनों गुणनखंडों को बारी बारी से 0 के सामने रख करके और x का मान प्राप्त किया जाता है। तो क्या 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से आप x का मान प्राप्त करोगे तो पहले इसका पक्षांतरण फिर इसका और फिर 2 का और एक बार दूसरे गुणनखंड अर्थात 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से यदि आप पक्षांतरण करोगे तो क्या बनेगा आपके पास कि 2x बराबर, इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे तो माइनस ए स्क्वायर उस तरफ जाके प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर, और इसी प्रकार इसमें भी आप इन दोनों का पक्षांतरण करोगे तो ये क्या 2x बराबर माइनस ए स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस बी स्क्वायर। अब आप x का मान ज्ञात करने के लिए क्या काम करोगे, 2 का पक्षांतरण और कर दोगे तो 2 यहाँ पर गुणा में है भाग में चला जाएगा यानी x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2 और यहाँ पर x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। यानी द्विघात समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है कि x का मान ज्ञात करना, और x का मान यानी उसके अंदर जरूरी नहीं चर x ही हो, अन्य चर भी हो सकता है। यानी द्विघात समीकरण को हल करने का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि उसमें दिए गए चर का मान ज्ञात करना। तो क्वेश्चन में अपने पास चर क्या है x, तो अपन ने x के मान ज्ञात कर दिया। आप जानते हैं द्विघात समीकरण में x के 2 मान प्राप्त होते हैं, अतः हल बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2 और दूसरा क्या मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। यानी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप शुरू से लास्ट तक क्वेश्चन को समझिए और फिर इसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखिए तब ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास चैप्टर नंबर 15 से, उदाहरण नंबर 8 है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम आपको इस क्वेश्चन में भी बेसिक बातें समझनी पड़ेंगी, उसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वर्त है, ये इसका केंद्र है और
अपने को पता है कि त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर, अर्थात ये इसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, ये नाम दिया जा सकता है। अब इसकी वर्त के जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। ये वर्त में कोई जीवा है। अब अपन ने ये बोल दिया कि ये जो जीवा ए बी है ये केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात कोण ए ओ बी का मान 120 डिग्री दिया हुआ है। अब ये भी तो त्रिज्या कहलाएगी, अर्थात 12 सेंटीमीटर। अब बोल दिया इसने कि संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आपको पता है कि चैप्टर नंबर 15 में आपके पास वर्त से संबंधित 2 नए नाम सीखने को मिले थे आपको कक्षा 10 में। ये तो क्या होता है, यानी ये तो होता है त्रिज्याखंड, और ये क्या होता है, ये होता है वर्तखंड। त्रिज्याखंड और वर्तखंड में कुछ फर्क होता है, ध्यान रखें। ये अपने पास त्रिज्याखंड था पूरा। यदि अपन त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करके और फिर ऊपर जो ये त्रिभुज बनी हुई है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो अपने पास किसका बचेगा, इसी हिस्से का बचेगा, और उसको बोलते हैं अपन वर्तखंड। तो अपने पास त्रिज्याखंड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। फिर इसमें से कौन सा क्षेत्रफल घटाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। इस चैप्टर में आपको पता है थीटा कितना दिया हुआ होता है, या तो देता है 45, या देता है 30 डिग्री, या देता है 60 डिग्री, या देता है 90 डिग्री। फिर एक क्वेश्चन में आपके पास 120 डिग्री दे रखा है इसी क्वेश्चन में। तो आप इन सभी के लिए अलग अलग फॉर्मूले काम में लेने की बजाय आप एक काम कीजिए, ऐसे तो अलग अलग फॉर्मूले भी लगते हैं। यदि आप इसको सिंपल बनाना चाहते हैं तो आप एक ही फॉर्मूला काम में लीजिए कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर आर का मतलब क्वेश्चन में दी गई त्रिज्या कहलाएगी, साइन थीटा, थीटा यानी जो कोण दे रखा है वो कहलाएगा। फिर उससे आप हल कीजिए। आप चाहे तो कंटिन्यू कर दीजिए और चाहे तो आप पहले क्या करिए, इसको हल कीजिए, फिर इसको हल कीजिए, फिर थोड़ा सा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले अपन ने डायग्राम बनाया, और डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। तो एक बार डायग्राम वापिस से कि एक वर्त दे रखा है और उस वर्त में ये कह रखा है कि एक वर्त में और कोई जीवा है ए बी, और वह जीवा क्या करती है, केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, अर्थात कोण ए ओ बी बराबर 120 डिग्री। वर्त की त्रिज्या यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दी गई है, और अपने को ज्ञात करने के लिए कहता है कि इस संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा, बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन, सबसे पहले अपन दी गई बात को लिखेंगे कि वर्त की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। फिर अपन लिख देंगे चाप द्वारा या जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण बराबर 120 डिग्री। अब आपको अभी बताया था आपको रफली कि किस प्रकार से पहले यदि आप पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके और फिर उसमें से इस ऊपर बने हुए त्रिभुज अर्थात त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपके पास किसका बचेगा, इस संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। तो सर्वप्रथम आप किसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, यहाँ पर आप त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, यानी त्रिज्याखंड AOB कौन सा है अपना, AOB। ये तो देखो त्रिभुज है, त्रिज्याखंड नहीं है, लेकिन AOB और साथ में चाप शामिल कर ली जाएगी तो ये त्रिज्याखंड बनेगा। क्योंकि त्रिज्याखंड की परिभाषा क्या होती है कि 2 त्रिज्याओं तथा एक चाप से घिरे भाग को क्या कहते हैं, अपन त्रिज्याखंड कहते हैं। तो त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल, अब त्रिज्या AOB का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब पाई का मान क्वेश्चन में दे रखा है, वही उपयोग में लेना होगा। ध्यान रहे अपने को क्वेश्चन में पाई का मान दे रखा है 3.14, अर्थात पाई की जगह 3.14 गुणा आर का मान दे रखा है 12, स्क्वायर होने के कारण 2 बार, और थीटा का मान दे रखा है 120 और बटे कितना 360। अब इससे अपन ने कैंसिल किया तो कितना मिला अपने को, 3 से इसको कैंसिल किया यानी ये। अब अपने पास बचा 3.14 इंटू 12 इंटू 4, तो 12 गुणा 4 48 और इसकी गुणा करेंगे तो ये अपने पास बनेगी 150.72
2 और आगे क्या लगा देंगे वर्ग सेंटीमीटर अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अपन थोड़ा हाईलाइट कर देंगे क्योंकि आगे उपयोग में लेना है। अब अपन इसमें से कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटाएंगे। यानी अब त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपने बहुत सारे फॉर्मूले सीखे हैं, जिसमें सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। फिर आप सीखते हो भाई समबाहु त्रिभुज के लिए अलग फॉर्मूला, तीनों भुजाएं दे रखी हो तो आपने हीरो का सूत्र भी सीखा है। लेकिन आप इस चैप्टर में कौन से फॉर्मूले अप्लाई करते हो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, यानी ऐसा त्रिभुज जो वर्त की 2 त्रिज्याओं के सहयोग से बना हो तथा वर्त की किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण दे रखा हो, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो 1/2 r² साइन थीटा। यहाँ पर 1/2 r² यानी उस वर्त की त्रिज्या यानी 12 × 12 और गुणा साइन थीटा यानी साइन थीटा तो साइन 120 डिग्री। अब 1/2 गुणा 12 गुणा साइन 120 डिग्री। आपने चैप्टर नंबर 6 में देखा होगा सारणी में मान 90 डिग्री तक दे रखे हैं। तो आप यहाँ पर एक छोटी सी बात को याद भी रख सकते हैं। समझने के लिए अपन एक्सरसाइज 7.2 समझते हैं। उस वक्त ये बताया जाता है कि साइन 120 डिग्री का मान ये क्यों होता है, लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है, जितना साइन 60 का होता है, यानी कि √3/2। अब 2 × 2 4 और 4 से इसको काटा 12 यानी 4 × 12 तो 3 × 12 36 और गुणा √3 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, √3 बराबर 1.73 तो 1.73। इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आएगी अपने पास 62.28 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी हाईलाइट कर देंगे। अब अपने को ज्ञात क्या करना था, अपने को ज्ञात करना है कि इसका क्षेत्रफल यानी वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो वर्तखंड के क्षेत्रफल के लिए आपको स्टार्टिंग में बताया कि सबसे पहले अपने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर त्रिभुज का, फिर त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे, अर्थात वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अपने पास यहाँ पर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अपने को प्राप्त हुआ है 150.72 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास कितना है 62.28 यानी 62.28। अब दोनों को घटाएंगे तो किस प्रकार क्या बचेगा, यानी आप इसको घटाओगे तो 150.72 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 62.28। अब यहाँ पर घटाने पर 4, यहाँ पर घटाने पर 4, यहाँ पर आपके पास कितना बचा 8 और यहाँ पर आपके पास कितना बचा 8, अर्थात 8.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग इकाई जरूर लगाएं क्योंकि क्षेत्रफल का माप वर्ग इकाई होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखें। इस चैप्टर से इसी प्रकार के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपने पास अगला क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 10 यानी बिंदु पद से लिया गया है। चैप्टर नंबर 10 में 10.2 प्रश्नावली में अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 10 से एक क्वेश्चन 1 नंबर में तथा एक क्वेश्चन कई बार 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना होगा। बेसिक चीज़ें अपने पास क्या हैं कि इसमें क्या दे रखा है कि यदि एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सिद्ध कीजिए कि AD + BE बराबर 3/2 AB। ध्यान रहे किताब में अपने पास क्वेश्चन में हिंट भी दे रखा है, बोर्ड एग्जाम में कभी हिंट लिखे हुए नहीं आते। यानी क्वेश्चन में दे रखा है कि एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए माध्यिकाएं क्या होती हैं। त्रिभुज ABC लिया, माध्यिकाएं होती हैं कि किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। तो यहाँ पर A शीर्ष से अपन ने और सम्मुख भुजा BC का मध्य बिंदु लिया D और इसको मिला दिया तो ये माध्यिका कहलाएगी। माध्यिका का नाम क्या है अपने पास यहाँ पर AD। दूसरा, यदि अपन B से माध्यिका बनाएंगे तो सम्मुख भुजा AC उसके मध्य बिंदु को लेंगे तो E मध्य बिंदु लेकर उससे मिला दिया यानी BE। C से माध्यिका बनाएंगे तो सम्मुख भुजा का नाम क्या है AB। भाई शीर्ष C इसके सम्मुख भुजा AB, इसका मध्य बिंदु मान लिया F है और इसको मिला दिया।
अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि त्रिभुज एबीसी में सर्वप्रथम आपने त्रिभुज एबीसी बनाया, फिर उसके अंदर माध्यिकाएं कौन सी बनाई, एडी, दूसरी माध्यिका बीई और तीसरी माध्यिका सीएफ, और कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है, यानी तीनों का प्रतिच्छेदी बिंदु कौन सा है, ये, जिसका नाम क्या दे रखा है, जी। अब ये कहता है कि सिद्ध कीजिए एडी प्लस बीई, यानी एडी प्लस बीई बराबर 3/2 AB। बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन में ये बदल भी सकता है कि इसकी बजाय दूसरी चीज़ सिद्ध कीजिए, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें दे सकता है। तो सर्वप्रथम आपको इस क्वेश्चन में कुछ प्रमेयों के हिसाब से ध्यान होगा कि एक प्रमेय आई थी कि सिद्ध कीजिए माध्यिका त्रिभुज के माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु का नाम क्या होता है, अपने पास केंद्रक होता है। तो प्रमेय बनी थी कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज का केंद्रक उनकी माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है, यानी दो भाग कौन से कहलाते हैं, शीर्ष की तरफ वाले भाग 2, तो मैं उनको हाईलाइट कर देता हूँ। ये भाग क्या कहलाता है, 2, इधर ये भाग 2 कहलाएगा, यानी कि उस प्रतिच्छेदी बिंदु यानी केंद्रक से और शीर्ष की तरफ ये भाग ये 2 कहलाता है, तथा भुजा की तरफ वाला हिस्सा 1 कहलाता है। ऐसे ही ये हिस्सा क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। अब माध्यिकाओं का और जो ये हिस्से हैं इनका पूरी माध्यिका के साथ क्या संबंध होता है, उस संबंध को आप कैसे व्यक्त करोगे कि देखिए, जैसे अपने पास माध्यिका है एडी, जैसे अपने पास माध्यिका है एडी और इसके 2 टुकड़े बन गए एजी और जीडी। तो यदि आपको एजी को और एडी के पदों में लिखना हो, एडी के पदों में लिखना हो तो किस प्रकार लिखोगे, देखिए भाई, एजी और बटे एडी है, मान लो इसको बटे में कर लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा, एजी बटे एडी, एजी बटे एडी। तो ये कितना हिस्सा होता है भाई, 2:1 होता है, तो ये 2 ये 1 और पूरा क्या हो गया, 2 और 1, 3 भाग हो गए। तो एजी को तो क्या बोल सकते हैं, 2 और एडी को क्या बोल सकते हैं, 3, अर्थात एजी अकेले को क्या बोल सकते हैं भाई, एडी को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2/3 एडी कहा जा सकता है। यानी इस सब के लिए कारण क्या होता है, इस सब के लिए कारण होता है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु अर्थात केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित कर रहा है, इस कारण अपन इनको इस प्रकार से लिख रहे हैं। दूसरी एक चीज़ और समझनी है यहाँ पर कि ये बात सिद्ध करनी है तो इस त्रिभुज में से कौन सी आकृति लेनी पड़ेगी कि ये बात सिद्ध हो जाए। तो इसके द्वारा आप देखिए कैसे देखोगे कि एडी है, एडी को शामिल करो, यानी कि दूसरा बीई है, बीई को शामिल करो, यानी बीई को हाईलाइट कर दो। तीसरा एबी है तो एबी को हाईलाइट कर दो। हाईलाइट करने के बाद आपको तीनों चीज़ें जो आपने हाईलाइट की हैं उन तीनों को मिला के एक अलग त्रिभुज दिख रही होगी, जिस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ए बी जी। तो आपको इस प्रश्न में हल करते वक्त त्रिभुज ए बी जी लेना होगा। तो क्वेश्चन को हल करने के लिए सर्वप्रथम रेखागणित का क्वेश्चन है, तो अपने को क्या लिखना होगा, दिया है, सिद्ध करना है, इस प्रकार से काम करना होगा। दोबारा से एक बार डायग्राम समझिए और फिर क्वेश्चन को हल करेंगे। डायग्राम में क्या दे रखा है, अगले ने कह रखा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, ए से माध्यिका क्या बनाई गई है, ए डी, बी से माध्यिका बनाई गई है बी ई और सी से माध्यिका बनाई गई है सी एफ, और इस प्रतिच्छेदी बिंदु का नाम बता रखा है प्रश्न में जी। अब अपन क्वेश्चन को हल करेंगे तो सर्वप्रथम लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं कौन सी है, एडी, बीई तथा सीएफ किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे, सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन में अपने को जो सिद्ध करना है वो क्वेश्चन में दे रखा है, वही लिखेंगे अपन कि ए डी प्लस बी ई ग्रेटर देन 3/2 ए बी। कोई सी रचना की आवश्यकता नहीं, सीधे प्रमाण या उत्पत्ति में जाएंगे, उत्पत्ति या प्रमाण, जिसे इंग्लिश में अपन प्रूफ बोलते हैं। किस प्रकार हल करेंगे, सबसे पहले अपन वो चीज़ लिखेंगे कि भाई
एक चीज़ और अन्य चीज़ रेखागणित में कि त्रिभुज की कोई भी त्रिभुज है जैसे ABC है, इसकी किन्हीं भी दो भुजाओं को यदि अपन जोड़ेंगे तो उन दोनों का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है। यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन भी बनता है इस बात से, और ज्योमेट्री से एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, क्या इस माप का कोई त्रिभुज बनाया जा सकता है? तो अपन किस प्रकार देखेंगे कि अपन ये नियम लगाएंगे जो अभी आपको बताया कि त्रिभुज में किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है। तो कोई भी दो भुजा ले लो, जैसे अपन ने ये ले लिया तो इनका योग क्या है 5, तीसरी भुजा से अधिक आया, यानी कि तीसरी भुजा 4 है और इन दोनों का योग तीसरी से अधिक आया। ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है। इन दोनों को ले लो, 4 और 3 7, तीसरी भुजा क्या है 2, तो इन दोनों का योग भी तीसरी भुजा से अधिक आया है। अब इसको ले लो, 2 और 4 6, तीसरी भुजा क्या है 3, तो इन दोनों का योग भी अपना तीसरी भुजा से अधिक आया है। तो अपन कह सकते हैं हाँ, दिए गए माप से एक त्रिभुज बनना जरूरी है कि ये भुजाएं या दिया गया माप किसी त्रिभुज का हो सकता है। तो ये नियम भी अपने पास ध्यान में होना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन रहा है, वो भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन त्रिभुज कौन सी लेंगे, वापस बता रहा हूँ, AD + BE और ग्रेटर देन 3/2 AB दे रखा है। तो AB को हाईलाइट करेंगे, AB हाईलाइट किया अपन ने, BE हाईलाइट किया और AD हाईलाइट किया। BE हाईलाइट किया तो BE ये अपने पास, और AD हाईलाइट किया तो AD ये अपने पास। अब हाईलाइट करने के बाद एक नया त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम क्या है AB और G। तो त्रिभुज ABG से, त्रिभुज ABG से, और कौन सा नियम लगाओगे कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। अतः आप क्या कह सकते हो, इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABG में भुजाओं का नाम क्या है, पहली भुजा AB है, दूसरी भुजा BE नहीं है भाई, BG, क्योंकि भुजा तो इतनी ही काम में ली गई, आगे तो ये पूरी माध्यिका थी मेन त्रिभुज ABC में। फिलहाल अपन त्रिभुज बात कर रहे हैं त्रिभुज ABG की, इसमें एक भुजा AB है, दूसरी भुजा BG है और तीसरी भुजा AG, यानी AB BG और AG। तो इसमें से अपन किन दो को जोड़ें ताकि ये बात सिद्ध हो जाए। तो दे रखा है क्वेश्चन में कि ये बात सिद्ध करनी है, AB अलग ही तरफ है, तो इसमें भी आप AB अलग ही तरफ रख दो, यानी कि AB को तो अलग तरफ रख दिया। अब अन्य दो भुजाएं कौन सी बची आपके पास, AG बची है। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर सीधे AD मत करना, AG आएगा पहले, AG और प्लस दूसरी भुजा कौन सी, BG, और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। ये अपन ने नियम भी लिख रखा है और इसको इस प्रकार से हल कर दिया। इसको अपन क्या कहेंगे, ये 1 नंबर बात। अब देखो, मैंने अभी बताया कि त्रिभुज का जो केंद्रक होता है, अर्थात माध्यिकाओं के संगामी बिंदु को अपन केंद्रक कहते हैं। केंद्रक त्रिभुज को 2:1 में बांटता है। केंद्रक से और शीर्ष की तरफ वाला हिस्सा 2 होता है तथा दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है, 3 कहलाता है। तो ये हिस्सा 2 है और ये हिस्सा 1 है, पूरा क्या है 3 है, तो ये 2 और AD 3, अर्थात AG को अपन क्या कह सकते हैं, 2/3 AD कह सकते हैं। उसके लिए अपन यही लिख देंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है, अतः AG को क्या कह सकते हैं, AG को कह सकते हैं आप 2/3। रटना नहीं है बेटा, वापिस से समझिए। AG 2 हिस्से होते हैं, इस कारण अपन 2 कहा, पूरा क्या कहलाता है, 3 कहलाता है, इस कारण 2/3 और साथ में AD। और दूसरा किसकी जरूरत है, AG को बदलने की जरूरत है।
दूसरा BG को बदलने की ज़रूरत है, तो BG ये रहा, और BG किस पूर्ण माध्यिका का हिस्सा है, BE का पूर्ण हिस्सा है, तो BG को अपन क्या कह सकते हैं 2/3 और BE इसको 2 नंबर कह देंगे। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में जो AG है उसकी जगह तो ये मान रखेंगे और जो BG है उसकी जगह ये मान रखेंगे, यानी समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से AG की जगह अपन मान रखेंगे 2/3 AD प्लस BG की जगह मान रखेंगे 2/3 BE और ग्रेटर देन AB का AB। अब अपन यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, 2/3 क्या बचे आपके पास AD प्लस BE ग्रेटर देन AB। अब अपन 2/3 को पक्षांतरण करेंगे दूसरी तरफ, तो क्या बनेगा आपके पास 2/3 का 3/2 प्राप्त हो जाएगा, यानी विलोम हो जाता है, तो AD प्लस BE और ग्रेटर देन 2/3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 3/2 और साथ में AB इति सिद्धम, इति सिद्धम। ध्यान रहे बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन में बताया कि इस बात की बजाय अन्य चीज़ भी दे सकता है, यानी यहाँ पर माध्यिका दे रखी है AD और दूसरी BE और ग्रेटर देन AB दिया हुआ है। यदि आपको यहाँ पर भुजा BC दे दे तो माध्यिकाएं कौन सी देगा, देखो ये देखो BC, तो B और C से बनने वाली माध्यिकाओं का नाम क्या है, BE तथा CF। तो दूसरी तरफ क्या देगा, दूसरी तरफ ये दे सकता है कि BE और प्लस CF, या फिर यदि भुजा AB के बदले और BC के बदले AC देता है तो AC यदि देता है तो सिद्ध करने में क्या दे सकता है, साथ में 3/2 और ये चिन्ह, और A और C से बनने वाली माध्यिकाओं का नाम क्या है, AD तथा CF, AD तथा CF, अर्थात ये 2 चीज़ें भी सिद्ध करने के लिए इस क्वेश्चन में दे सकता है। बच्चों थैंक यू। यदि आपकी और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक यू।